अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ हम जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे पहले डालते हैं एक नज़र उन पर। जब कायदे आजम 11 सितंबर 1948 को कोयटा से कराची पहुंचे तो क्या हुआ? एयर मार्शल असगर खान के इंकशाफात। 'कराची में टारगेटेड ऑपरेशन शफाफ नहीं रहा। शहर में अमन के लिए वफाकी हुकूमत की कोशिशों को बर्बाद किया जा रहा है। MQM का मौक़िफ़। नाइन 11 के 12 साल पाकिस्तान को अफगान अमरीका जंग से क्या मिला? आपने देखा आज की सबसे पहली खबर कायदे आजम का 65वां यौम वफात। शामी साहब। हाँ जी, 1948 11 सितंबर जी, इसी दिन कायदे आज़म इस दुनिया से रुखसत हुए थे। और जब हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं वो कोयटा से कराची पहुंच चुके थे और माड़ीपुर के हवाई अड्डे से एम्बुलेंस उनको लेकर रवाना हो चुकी थी। ठीक। बल्कि ये कहना चाहिए कि इस वक्त उसकी खराबी दूर करके या दूसरी एम्बुलेंस आई थी उसमें कायदे आज़म को सवार करके रवाना किया जा चुका था और शायद वो अपने घर भी पहुंच चुके थे, गवर्नर जनरल हाउस में। ठीक। और 10:20 पर उन्होंने इस दुनिया से रुखसत ली और हमें छोड़कर वहाँ चले गए जहाँ सबको जाना है। बिल्कुल। शाम साहब, जो आखिरी दिन है उनका, उसके कुछ ऐनी गवाह भी मौजूद है। देखिए, आखिरी दिन जो है कायदे आज़म का, और जो बहुत बातें भी हुई हैं और लोगों ने लिखा भी है, तरह तरह के एतराज़ात भी हुए हैं कि कायदे आज़म की एम्बुलेंस क्यों ख़राब हो गई और फिर एम्बुलेंस ख़राब हुई तो उनको जल्दी से वहाँ से क्यों कर नहीं ले जाया गया। तो एयर मार्शल असगर खान साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, वो ऐनी शाहिद हैं उस सारे मामले के। ठीक। वो उस वक्त पाक फ़ज़ाइया के कमांडर थे, वहाँ स्टेशन कमांडर। अच्छा, माड़ीपुर एयरबेस के। हाँ जी। और वो जा रहे थे अपनी कार में कि उन्होंने उस एम्बुलेंस को देखा। अच्छा। तो आज मैंने आपसे गुजारिश की थी जी कि वो हमारे साथ गुजारिश करें कि हमारे साथ हो। असगर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त फ़ोन लाइन पर। जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे मार्शल साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, कैसे मिजाज हैं? शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बस जी, इमाम साहब, जो 11 सितंबर 1948 का जब जिक्र आता है तो फिर आप भी याद आते हैं कि आप उस वक्त कराची में थे और आपने देखा कि कायदे आज़म जो हैं वो माड़ीपुर के हवाई अड्डे पर उतरे। तो किस तरह से आप वो मनाजर जो है आपको याद है? जी, वो मगरिब का वक्त था। मैं कराची जा रहा था अपनी गाड़ी में और माड़ीपुर से कोई 2-3 मील के फासले पर मैंने एक एम्बुलेंस देखी जिसका रुख तो कराची की तरफ था। मैं पीछे से आ रहा था, देखा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना पीछे बैठी हैं और कोई एक शख्स गालिब हुई तो
कायदे आज़म थे, स्ट्रेचर पे लेटे हुए एम्बुलेंस में। मैंने उनको चेहरा तो नहीं देखा, मगर वही थे। तो मैं रुक गया वहाँ देखने के लिए। तो एडीसी उनका था सिर्फ वहाँ, और ड्राइवर था, और कोई नहीं था। ठीक। एडीसी ने मुझे कहा कि आप यहाँ ना रुकिए, आगे जाएं, लोग ट्रैफिक रुक जाएगा, यहाँ कोई ना रुके। तो मैं आगे जाके कोई 15-20 कदम आगे जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और इंतजार करता रहा। कुछ 15-20 मिनट के बाद एक और एम्बुलेंस आई कराची की तरफ से। ये जो पहली थी टूटी फूटी सी एम्बुलेंस थी, पुरानी, उन दिनों में वैसे भी पुरानी गाड़ियाँ होती थी। तो ये दूसरी एम्बुलेंस आई, उनको शिफ्ट किया, उस एम्बुलेंस में डाला और ले गए। तो ये मैंने देखा था। तो माशाल्लाह साहब, आपने कैसे ये टूटी फूटी एम्बुलेंस क्यों थी? क्या कोई अच्छी एम्बुलेंस नहीं आ सकती थी? मेरे याद नहीं अब कैसी थी। सब गाड़ियाँ पुरानी थी उन दिनों में, 1948 में। वो तो थी, ये तो मुझे काफी वक्त मिला देखने के लिए। वो तो पुरानी एम्बुलेंस थी। और मेरे ख्याल में मैं तो नहीं था जब एयरपोर्ट पे वो उतरे हैं, मेरे ख्याल में कोई भी नहीं था उनको रिसीव करने के लिए गालिबन। तो क्या वजह थी उसकी? जी, उसकी क्या वजह थी? किसी को इत्तला नहीं दी गई थी? उन दिनों में ये बातें नहीं होती जो आजकल होता है। ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं थी। हम यही तरीका था, कायदे आज़म जाते थे आते थे। जब तो कोई ये लश्कर नहीं होता था वहाँ एयरपोर्ट पे, 2-3 आदमी होते थे। मुझे नहीं मालूम कौन था कौन नहीं था, पर गालिबन कोई भी नहीं था वहाँ। और क्योंकि अगर होता तो उनके साथ होते, वो गाड़ी उनके साथ पीछे पीछे गाड़ी आती। तो वही गाड़ी अकेली एम्बुलेंस थी, और दूसरी एम्बुलेंस आई, उनको शिफ्ट किया गया, उसमें डाला गया और वहाँ ले गए। उसके बाद सुना कि वो फौत हो गए कोई 10 बजे करीब। बादशाह साहब, आपकी तो कायदे आज़म से मुलाकात हुई? उस वक्त तो नहीं हुई। उस वक्त नहीं हुई, उससे पहले हुई जी। तो कैसे याद करते हैं उस मुलाकात को? मेरी 3-4 मुलाकातें हुई। एक तो मैं 1946 में जब दिल्ली में था, तो मैं उनसे मिलने गया था। उनसे वो एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई थी। और उसके बाद रिसाल पर तशरीफ लाए, वहाँ दिन हमारे साथ गुजारा। और इस तरह 2-3 दफा मुलाकातें हुई। क्या कहूँ, क्या बात, आपको पता है कायदे आज़म की जो शख्सियत थी, उनका क्या मुकाम था, वो सारे पाकिस्तान के लिए मुनफरद हैसियत रखते थे। और मेरा भी वही जज्बा था जो सब पाकिस्तानियों का था उस वक्त उनके लिए। तो भाई साहब, आप क्या महसूस करते हैं कि कायदे आज़म का जो पाकिस्तान है, जो उनके जहन में था, आज उसकी ताबीर ढूंढने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये बड़ा लंबा जवाब है इसका, क्या मैं कहूँ। जो जिन लोग के सपुर्द आप करते रहे हैं इक़्तिदार यहाँ पाकिस्तान में, और तबाह किया पाकिस्तान को। और दुआ कीजिए कि पाकिस्तान बचे, बेहतर क्या नसीब हो इस मुल्क को, क्योंकि पाकिस्तान के कायदे आज़म के पाकिस्तान के लिए बेहतर लोगों की जरूरत है। ये पाकिस्तान लोग नहीं चला सकते। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया एयर मार्शल असगर खान साहब। शाह साहब, एक अजीब बात नहीं बता रहे कि बगैर ताम झाम के, बगैर लश्कर के गवर्नर जनरल आ रहा है। ये आज माशाल्लाह 92 साल उम्र है इस वक्त एयर मार्शल साहब की। 1921 की पैदाइश गालिबन उनकी, और बखैर खूबी है, पूरी जिंदगी एहतियात से गुजारी है। बिल्कुल। और ये एक मामूल की कार्रवाई थी, यानी कायदे आज़म का आना। और एक बात और भी सुन लीजिए कि मोहतरमा फातिमा जना की ये ख्वाहिश थी कि कायदे आज़म को इस बीमारी के आलम में कोई न देखे। अच्छा। और ख़ुद उन्होंने भी कहा था, ये चीज़ रिकॉर्ड पर है, कि मैं स्ट्रेचर पर लेट कर कराची नहीं जाना चाहता। वाह शाह साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कायदे आज़म के हवाले से, और मेरे लिए एक शॉकिंग चीज़ है कि कायदे आज़म का गवर्नर जनरल का प्रोटोकॉल महज उनकी बहन, उनके एडीसी और उनके ड्राइवर पर मुश्तमिल। शॉकिंग क्यों है शाह साहब? मैं तो आज से कंपैरिजन कर रहा हूँ उसका। आज से कंपैरिजन क्या करना है? अगर हम अपना कुरून उला से कंपैरिजन करें, आप इस बात का तसव्वुर करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 6 खजूरें, हज़रत अली मजदूरी करके
12 खजूरें लेके आते थे, 6 रसूलुल्लाह को पेश कर देते थे, 6 आप खा लेते थे जब हिजरत की है नहीं। और हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब खैबर फतह हुआ है उसके बाद मुझे मालूम हुआ कि पेट भरकर खजूर कैसे खाई जाती है। अल्लाह। तो यहाँ भी जब पाकिस्तान बना है उस वक्त तो ना कोई प्रोटोकॉल था, ना कोई ताम झाम था, ना वसाइल थे, ना ये जर्क बर्क गाड़ियाँ थी, बस एक सादगी के साथ जिंदगी बसर होती थी। और कोई सिक्योरिटी को भी प्रॉब्लम नहीं थी। सिक्योरिटी भी इतनी प्रॉब्लम कोई नहीं थी, बहुत मामूली सिक्योरिटी, इतने वसाइल ही कहाँ थे। और आप देखें कि अभी भी आप इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके पास मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं है। अच्छा। उनका एडीसी नहीं है। और वजीर आजम पाकिस्तान का ना एडीसी होता था ना मिलिट्री सेक्रेटरी होता था। अच्छा। ये भुट्टो साहब जो थे जब वजीर आजम बने तो ये बिद्दत उन्होंने शुरू की। ये सिर्फ सदर पाकिस्तान के लवाजमात थे। और अब भी जमहूरिया हिंद जो है उसके जो सदर हैं राष्ट्रपति, उनको उनके साथ एडीसी होता है, मिलिट्री सेक्रेटरी होता है। ठीक। तो वजीर आजम पाकिस्तान को तो आप पढ़ लीजिए, वाकयात ऐसे हैं कि खुद लियाकत अली खान जो है उनके यहाँ सादगी थी। और मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली की तो मुख्तार मसूद साहब ने भी लिखा कि बेगम साहबा घर में मेहमान दो आ गए तो रोटी पका के ला रही हैं, उनको खिला रही हैं और वो भी खा रहे बैठे हुए जैसे हमारे आम घरों में होता है। और मोहम्मद अली बोगरा का तो मैं पढ़ रहा था, उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने लिखा है कि उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में लिख के भेजा कि मुझे एक बच्चों को छोड़ने के लिए गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी में गुजारा नहीं हो सकता, तो 2 गाड़ियां होनी चाहिए, एक गाड़ी और दी जाए। तो जॉइंट सेक्रेटरी ने इतराज लगा दिया कि नहीं, एक दूसरी गाड़ी नहीं दी जा सकती। जॉइंट सेक्रेटरी? हाँ जी। वो मोहम्मद अली बोगरा को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने बुलाया उनको जब वज़ीर आज़म थे और बुला के उसको पूछा कि भाई ये आपने कैसे लिखा है, ये मैंने कह रहा हूँ आपको। तो जॉइंट सेक्रेटरी उनसे बहस करता है, उन्होंने कहा जी रूल्स में इसकी गुंजाइश नहीं, आपको दूसरी गाड़ी नहीं दी जा सकती। वाह। और वो जिच हो गया और दूसरी गाड़ी उनको नहीं मिली। आखिर उन्होंने कहा अच्छा मैं खुद ही को बंदोबस्त कर लूंगा, तुम जाओ, मैं वैगन लगवा लूंगा, टांगा लगवा लूंगा। और उन्होंने जॉइंट सेक्रेटरी वहीं काम करता रहा, मोहम्मद अली बोगरा ने अपना गौर इंतजाम कर लिया। बहुत खूब। ये तो अब जो हमारा मामला हुआ है ये तो बस समझे एक बयान से बाहर है। अब तो जो वजीर आजम को देखिए, आप सदर को देखिए, वजीर आला को देखिए, जो 10-10 घर रखे हुए हैं। अभी खबर में देख रहा था हमारे ममनून साहब सदर बने हैं जी, तो क्या लगे जो स्टेट गेस्ट हाउस है ना वहाँ कराची में, उसको ऐवान सदर डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक। तो ये जो सारे तकल्लुफात हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया पाकिस्तान में। हाँ। पाकिस्तान बनाया नहीं, बनाने वाले जो थे वो किस तरह जिंदगी गुजारते थे। हाँ। और पाकिस्तान को इस अंजाम तक पहुंचाने वाले किस तरह जिंदगी गुजारते रहे, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। शामी साहब, कायद आजम से ज़रा शहर कायद की तरफ। शहर कायद में आज दिन भर कशीदगी भी रही और टायर भी जलते रहे, सड़कों पे हड़ताल भी रही, और अब प्रोग्राम में आने से थोड़ी देर पहले अब शहर नॉर्मल हुआ है और हालात ये हैं कि MQM ने एतराज़ जड़ दिया है ऑपरेशन पे। हाँ, वो एक उनके साबिक MP हैं जी, नदीम हाशमी साहब, उनको पकड़ लिया गया। पुलिस वैन पर फायरिंग हुई, 2 सिपाही जो थे, या सिपाही थे जी, 2 सिपाही, वो जाँ बहक हो गए और उन्होंने फिर मुकदमा दर्ज करके उनको गिरफ्तार कर लिया। देखिए बात यह है, जितना एहतजाज उस पर MQM ने किया है, और ये मुमकिन है, मैं नहीं जाता कि फैक्ट्स में मैं जाता नहीं, उनकी बात दुरुस्त हो सकती है MQM की, और लेकिन ये किसी शख्स को किसी इल्ज़ाम में पकड़ लेना ये कोई इतना बड़ा वाक़या नहीं है कि उसने हंगामा कर दिया जाए। अच्छा। ये मामूल में होता रहता है, हमारे यहाँ भी होता रहता है। लोग पकड़े जाते हैं, फिर वो बेल हो जाती हैं, फिर अदालत मुकदमा ख़त्म कर देती है। तो इस पे आज पूरा शहर जो है वो डिस्टर्ब रहा। तो अगर MQM ने कोई एलानिया एहतजाज नहीं किया, लेकिन एक ज़बान खामोश से बहुत से पैगामात दे दिए और अपनी ताकत का मुजाहरा भी कर दिया। तो MQM की तो एक ताकत भी है और एक सलाहियत है, एक मशीनरी है उनकी, वो कुछ ना कुछ करके दिखा सकते हैं। मगर मेरी गुजारिश ये होगी कि उनका, आप देखिए, उनका मौक़िफ़ जितना भी हो, ज़रा उनमें ठहराव पैदा होना चाहिए और कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जहाँ कोई शिकायत दर्ज की जा सके। ये वज़ीर दाखिला को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हो जाए और ऐसा कोई एतराज़ हो जाए या ऐसी कोई बेचैनी पैदा हो जाए तो उस फोरम पर एतराज़ किया जाए, वहाँ नुक्ता अपना पेश कर दिया जाए। कमेटियां तो बनानी थी ना, तो फिर उन पे उनसे रजू करना चाहिए ना।
बजाय इसके कि एक हंगामा बर्पा कर दीजिए और कहाँ कहाँ की बातें हो रही हैं और जमीन और आसमान जो है उसको एक किया जा रहा है। और अभी तो आप देखिए कि लियारी में भी उज़ैर बलोच जो हैं उनके घर का मुहासरा किया हुआ एक तरह से। बिल्कुल। अब वहां भी कार्रवाई हो रही है। तो जहां जहां कार्रवाई होगी वहां वहां अगर इतनी हंगामा होगा तो फिर तो कार्रवाई होने से रही। लेकिन शाम साहब उनका इल्ज़ाम बड़ा मुतय्यन है। वो कहते हैं कि जनाब कल जब नदीम हाशमी गिरफ्तार हुए तो हमने पुलिस से पूछा तो पुलिस वालों ने कहा जी हमारी पॉलिसी ये है कि जैसे ही जिस इलाके में कत्ल होगा उस इलाके के यूनिट इंचार्ज को पकड़ लेंगे हमें क्या। तो बड़ी दिलचस्प बात है। जैसे उन्होंने कहा भी कि अगर कहीं जुर्म हो तो फिर SHO को पकड़ लेना चाहिए। तो सेक्टर इंचार्ज जो है वो इतना ताकतवर होता तो नहीं है कि उसको पकड़ा जाए, लेकिन कोई कम ताकत भी नहीं है उसमें। अच्छा। लेकिन उसका तरीका ये था कि वो वजीर दाखिला के नोटिस में लाते, वजीर आला के नोटिस में लाते, जो एक मैकेनिज्म मौजूद है कि हमें मुझे इस पर कोई दिलचस्पी ये नहीं है। मैं ये बात नहीं अर्ज कर रहा कि MQM जो बात कह रही है वो गलत है। MQM के एतराज़ात दुरुस्त हो सकते हैं, उसकी शिकायत ठीक हो सकती है, लेकिन जो तरीके एहतजाज है ना वो कोई मुनासिब नहीं है। हमें तकाजा है एहतियात करनी चाहिए और हंगामा जो है उसको रोकना चाहिए। इस तरह के नुक्तों पर इस तरह का मामला जो है रद्द अमल वो बहुत ज्यादा है। तो जिनसे शिकायत है वो क्या करें, यानी कायम अली शाह साहब, कप्तान साहब? कायम अली शाह साहब, आप एक बात समझ लें और हमारी प्यारी बहन जो MQM उसको भी समझ लेनी चाहिए। बहन? हाँ, देखिए मैं तो अपनी बहन कह सकता हूँ ना, मुझसे तो मुझे छोटी उम्र की होगी ना, ठीक। तो आप उनको चाहे अपना और कोई दर्जा दे दें। ठीक है। देखिए बात यह है कि जो कायम अली शाह साहब है ना और सूबाई हुकूमत है उसको धक्का नहीं दिया जा सकता। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट को जब तक वो कोऑपरेट कर रही होगी उसको आप अपनी जगह रखेंगे। अगर उसके बारे में ये होगा कि वो कोऑपरेट नहीं कर रही तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, ठीक है, कि वो एक दूसरी कार्रवाई कर सकती है। सूबाई हुकूमत पाबंद है वफाकी हुकूमत की हिदायत की। अच्छा। अमनो अमान की ये सूरत हाल पैदा हो जाए जैसे कराची में पैदा हो उस वक्त, ठीक, तो वहां ये नहीं कैसे MQM को बात समझनी चाहिए कि ये हुकूमत के साथ ही उसे जिंदा रहना है। अब वो दिन तो लद गए, अभी तो नहीं है। हाँ। जब वफाकी और सूबाई हुकूमतें सफ आरा होती थी और अगर ये सफ आरा होंगी तो फिर बहुत कुछ जो है आरा हो जाएगा, आरा पारा हो जाएगा, बल्कि पारा पारा हो जाएगा। शाह साहब, एक तरतीब में अगर देखें, पहले फौज का मुतालबा, उसके बाद सूबों का मुतालबा और आज ऑपरेशन के बारे में ये बदगुमानी कि ये पॉलिटिकल हो रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, ये कोई मखसूस रास्ता नहीं नजर आ रहा? बात ये है कि MQM बेचैनी तो है ना, काबे की है हवस, कभी कुएं बुता की है, मुझको खबर नहीं मेरी मिट्टी कहाँ की है। तो देखिए एक बेचैनी तो है ना। MQM जो है वो कराची की बड़ी तादाद जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, हैदराबाद को यानी अर्बन सेंटर्स जो है उसमें एक नुमाइंदा हैसियत है उसकी, और कोई उसके साथ में कुछ नहीं है, ना वफाक में कुछ है, ना सूबे में है, और ना मुकामी हुकूमतें कायम हो रही हैं। देखिए ये जमहूरियत इस बात का तकाजा करती है कि जहां जहां जिसकी ताकत हो वहां वहां उसका इख्तियार माना जाए। ठीक, तो जमहूरियत जो है सिर्फ अपर स्टोरी बनाने का नाम नहीं है, वहां तो बेसमेंट भी होगी, ग्राउंड फ्लोर भी होगा, फर्स्ट फ्लोर भी होगा। ठीक, तो अब ये यहाँ ग्राउंड फ्लोर नहीं है और बेसमेंट नहीं है। ठीक, अगर मुकामी हुकूमतें कायम होगी, मुकामी मसाइल लोग हल कर सकेंगे, तो जो बेचैनी है ना इस वक्त MQM की, जो कभी इस तरह जाहिर होती है कभी दूसरी तरह जाहिर होती है, उसमें जितनी चाहें गुफ्तगू आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको समेट लें जी, तो उस समेट लें तो इसका कैप्सूल सिर्फ ये है कि MQM के हाथ खाली हैं इस वक्त। ठीक है, तो शामी साहब गोया साझे की हंडिया अभी नहीं, साझे की नहीं है ये, इसमें हमारा भी साझ है ना। ठीक, ये सिर्फ उनकी हंडिया नहीं है, ठीक, ये हम सबकी हंडिया है। शाम साहब एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी और फिर 9/11 पर भी बात करेंगे कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ और फिर हम पर क्या बीती उस सानहे के बाद, उस वाक़े के बाद। अब देखते रहिए नुक्ते नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। 9/11 को भी शामी साहब
2001 को आज 12 साल मुकम्मल हो गए हैं। ऐसे लगता है 9/11 के बारे में बाज़ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में हुआ और बाज़ लोग कहते हैं कि हुआ ही नहीं। देखिए 9/11 जो है, जो ट्विन टावर्स जो हैं वो गिर गए और उसमें कुछ 2,500-3 हज़ार बिल्कुल अमेरिकन शहीद जाँ भाग हुए या हलाक हुए। कुछ लोग पीछे न पड़ जाए, क्योंकि उसमें मुसलमान भी थे जी, और उसमें क्रिश्चियंस भी थे, उसमें ज्यूज भी थे, जो सब थे। अच्छा, अब जो मारे गए, देखिए मुसलमान जो है ना, उनके तो अकीदे के मुताबिक सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। जंग के दौरान भी, और अमेरिका से तो इस वक्त किसी की एलानिया जंग नहीं हो रही थी, बिल्कुल नहीं हो। लेकिन अगर एलानिया जंग हो भी रही हो तब भी अब सिविलियन पॉपुलेशन पर अटैक नहीं करेंगे। ठीक। अब वो 9/11 के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, वो 3,000 बंदे, 2,500 बंदे जो थे, उनका जो कसास लिया गया है, तो आप देख लें कि अफगानिस्तान में कितने हजारों अफराद मारे जा चुके, ठीक, और पाकिस्तान में हजारों अफराद मारे जा चुके। बिल्कुल। और मसला जो है, अमेरिका जो समझा था कि एक आने वाहिद में मैं इसे हल कर लूंगा, ताराज करके अफगानिस्तान को और अपनी मर्जी की हुकूमत वहां बना के चला जाऊंगा, वो अभी तक जनाब शर्मिंदा ताबीब नहीं हुआ। अच्छा शामी साहब, 9/11 एक थ्योरी था, एक कॉन्स्पिरेसी है, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि ये एक साजिश था। अव्वल तो ये वाकया मुसलमान जिन जिन का नाम आता है वो करने के अहल ही नहीं थे, ये वाकया खुद ही किया गया, मकामी वसाइल इस्तेमाल किए गए। अब देखिए, हमने हजारों सफात लोगों ने लिख डाले हैं, खुद अमेरिका के अंदर भी तरह तरह के लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। बिल्कुल। हमारे जो हैं वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के मुजाहिद कामरान, उनकी तो अभी किताब आई है 9/11 पर, और भी हमारे हफीजुल्लाह नियाजी साहब और दूसरे दोस्त हैं, वो भी अपने जनाब धुआंधार कॉलम लिख रहे हैं। अताउल्लाह कासमी साहब ने भी लिखा था, और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब भी इसमें जदतुल्लाह रखते थे एक जमाने में। देखिए, असल मसला ये है कि जो हुकूमतें होती हैं ना, उनको हुकूमतों से डील करना होता है। ठीक। अमेरिका का जो सरकारी मौक़िफ़ है, इसमें हमें उससे डील करना है। अच्छा, हम रियासती सतह पर उससे डील करेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि आपको फलां कॉलम निगार ने लिखा है इसलिए हम ये 9/11 के बारे में आपकी बात नहीं मानते। हम चाहे इस पे यकीन करें या ना करें, अच्छा, ये एक अलग बहस। ठीक। और एक बात, दूसरी बात ये मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूं कि जिसके घर में चोरी होती है ना, FIR वो दर्ज कराता है। ठीक है। चोर, उसका नामजद मुल्जम उसका होता है। ये नहीं होता चोरी आपके घर में हो जाए, मुल्जम मैं नामजद करूं। ठीक। तो अमेरिका तो देखिए, ये 9/11 से पहले उसामा बिन लादेन को अपना मुल्जम नामजद कर चुका था। ठीक है। जब कीनिया में एम्बेसी पर हमले हुए, बिल्कुल, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद भी उससे पहले आ चुकी थी। हाँ। उसामा बिन लादेन जो है, उसकी तलाश जारी थी। और आपको याद होगा कि यहाँ पाकिस्तान में उस यानी के साहिल से वहां अमेरिकी जहाज से गोले दागे गए थे अफगानिस्तान, और यहां से गोले गुजर के गए थे। हाँ। तो उसामा बिन लादेन तो उनका पहले से मुल्ज़म था। जब 9/11 हुआ तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम इसको तलाश करने जाएंगे, और ये क्योंकि अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान से मुतालबा हुआ हमारे हवाले कर दो। जब अफगानिस्तान ने हवाले नहीं किया तो फिर उन्होंने कहा आपने इसको पनाह दी हुई है, आप भी मुजरिम है हमारे। ठीक है। और यूएनओ से रेजोल्यूशन पास करा के नेटो की फोर्सेस, अमेरिका की फोर्सेस चढ़ दौड़ी। अब पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में जिस दिन ये वाकया हुआ है, बड़ी दिलचस्प बात है 9/11 कि हमारे जो थे ना ISI के DG साहब जनरल महमूद, वो वहां थे वॉशिंगटन में। अच्छा। इत्तफाक से गए हुए थे, और बड़े तालिबान के हामी समझे जाते हैं वो, और आजकल भी तबलीगी जमात में चिल्ले काटते हुए पाए जाते हैं। अच्छा। और अभी तक 9/11 पर उनका वर्जन सामने नहीं आया, ना उन्होंने जुबान खोली है। अच्छा। और ना किसी ने उनको तलब किया। ठीक। होना तो ये चाहिए कि जो खारजा कमेटी है कौमी असम्बली की या सेनेट की, उनको तलब करे और उनका बयान ले। ठीक। कि उन्होंने वहां क्या हुआ, तो आर्मिटेज जो ने कहा, मैंने ये बात उनसे की मंसूब हुई ना, तो उन्होंने कहा हम पाकिस्तान को उसमें भेज देंगे स्टोन एज में। बिल्कुल। तो आर्मिटेज ने इन लफ्जों की तरदीद कर दी। तो महमूद साहब की क्या गुफ्तगू हुई वहां
और क्या उन्होंने कहा और क्या उन्होंने सुना, ये रिकॉर्ड पर आना चाहिए। ये कौमी राज है, हमारी कौमी असेंबली की जो इन द लाइन ऑफ फायर में कहा है, सुन रही है ना, वो तो एक उनका मौकफ है ना, परवेज मुशर्रफ का। ये तो खुद वहां मौजूद थे, इनकी बात भी तो सुननी चाहिए ना। ये लब सी के बैठे हुए हैं, ठीक, और बस सिर्फ अब चिल्ला कशी है, तबलीगी जमात की तरफ दावत है लोगों की, और वो है। अच्छा, अब महमूद साहब जो थे, ये उस वक्त जब ये वाकया हुआ, ये कांग्रेस कैपिटल हिल में थे, तो कांग्रेस की जो एक इंटेलिजेंस सब कमेटी है ना, उसके इजलास में शरीक थे उसके, और वो जो उसके जो चेयरमैन थे, मेरा ख्याल ये सीनियर मेंबर थे रिपब्लिकन पार्टी के, उनके साथ ये गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें अमेरिकन सिविल वार के बारे में अपनी थ्योरीज पेश कर रहे थे। अच्छा, अब ये हम पाकिस्तानियों को जो आदत है ना, हमारी हर बारे में एक थ्योरी है। अमेरिकन सिविल वार के बारे में हमारी अपनी थ्योरी है, और हमारी जनाब 9/11 के बारे में हमारी अपनी थ्योरी है। हमारी थ्योरीज को कोई ताल्लुक नहीं है कोई हकायक से, वो तो हमारी होती है ना। हमारे अपने वाकयात के बारे में कितनी थ्योरी है। बिल्कुल। अब ये एम्बुलेंस खराब हुई, कायदे आजम की कितनी थ्योरी है। बिल्कुल एक तो है। हमने तो इसी में यदतूला हासिल किया, तो उनको अपनी कुछ थ्योरीज बयान कर रहे थे, वो कुछ मुस्करा रहे थे। उन्होंने किताब मंगवाई, कहा भाई ये सिविल वार जो थी अमेरिकन, उस पर जरा किताब मंगवाई, इसका रैप करो इनको पेश करने के लिए, ताकि ये उसको पढ़ ले और फिर उसके बाद गुफ्तगू कर सके। ठीक, इतनी देर में उनके जो स्टाफ के लोग हैं भागे भागे आए कि जनाब वो जहाज जो है वो ट्विन टावर से टकरा गए और वो गिर पड़े। अच्छा, अब अफरा तफरी मच गई, अफरा तफरी मच गई। चुपके से वहां से महमूद साहब उठे और अपनी गाड़ी में बैठे और एम्बेसी की तरफ चले गए। वेरी स्ट्रेंज। हाँ जी। अगले दिन फिर आर्मिटेज ने इनको तलब किया, वो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, बिल्कुल, उनको तलब किया। फिर उन्होंने कहा देखिए हमें ये चाहिए आपसे। अब आप, और बुश साहब तकरीर भी कर चुके थे रात को, हाँ, उन्होंने कहा या आप हमारे दोस्त हैं और या हमारे दुश्मन हैं, अब कोई ग्रे एरिया नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में बात हो। हमें पाकिस्तान से ताउन चाहिए, पाकिस्तान डिस्कनेक्ट करे तालिबान से, हमें आपकी सारी एयर स्पेस, आपके हवाई अड्डे वो दरकार हैं, और आपकी तमाम इंटेलिजेंस के जो अदारे हैं, और फिर आपकी जमीन, आपकी फजा, आपके समंदर, जहां जहां हम जिस चीज को चाहेंगे इस्तेमाल करेंगे, आपके लोग भी जो भी है। तो इन्होंने कहा, महमूद साहब ने उनसे, जो अमेरिकन ने रिकॉर्ड किया, मैं उसकी बात कर रहा हूं, इन्होंने कहा देखिए हम तो हमेशा अमेरिका के साथ जब भी डील करते रहे ब्लैक एंड व्हाइट में करते रहे, और हम तो दहशतगर्दों के हामी नहीं हैं, और हम मतलब यह है कि इसमें दहशतगर्दों के खिलाफ जो कार्रवाई होगी उसमें मतलब हम सपोर्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये अगले दिन उन्होंने फिर आको इनको पूरी लिस्ट दे दी। उन्होंने कहा भैया मुशर्रफ से बात करूंगा मैं जाके। फिर ये वापस आए, मुशर्रफ साहब ने फिर इस पर मुशावरत की, लोगों से मिले, हमसे एडिटर्स के डेलीगेशन से भी मिले। अच्छा, तो उन्होंने कहा देखिए अब इनको पाकिस्तान की हुकूमत को खौफ किया। उन्होंने कहा ये इंडिया जो है ना, वो दे देगा अपने अड्डे अमेरिका को, और उसके जहाज बगैर इजाजत के पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ेंगे, ठीक, और पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं और स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उन पर हमला कर सकेगा इंडिया अमेरिका की मदद से, और हमारी यहां सारी चीजों को जैम कर दिया जाएगा। तो गए अमेरिका और पाक, ये जो इंडिया है, ये तालिबान से पहले अगर हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा। बिल्कुल। इसलिए परवेज मुशर्रफ साहब ने जो इस्तदलाल पेश किया, उन्होंने कहा हमारी तो बात हुई अमेरिकियों से, उन्होंने कहा है कि जो आपकी हिफाजत करेंगे सालमियत की, अफगानिस्तान में आपके मुखालिफ हुकूमत नहीं बनने पाएगी, कश्मीर जो है उसकी तहरीक आज़ादी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और आपकी जो इकोनॉमी है उसको बहाल कर दिया जाएगा, उसको स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा। ये 4 चीजें मनवाई हैं हमने, और इसलिए जनाब आप बताइए हम तो जाते हैं अमेरिका का साथ दें। और इसी में एक हमारी जो मीटिंग थी ना एडिटर्स की जी, मैंने भी उनसे अर्ज किया था कि ये बहुत गॉड गिवन अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि पाकिस्तान के बहुत से मामला हल हो जाएं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। बात यही होगी कि हम तालिबान को इस बात का कायल कर सकें कि वो उसामा बिन लादेन को किसी तरीके से किसी बैनुल अक़वामी फोरम में ले आए। अगर तो तालिबान को हम कायल कर सके फिर तो मामला होगा ठीक, और अगर ऐसा ना हुआ फिर तस्वीर बिल्कुल उलट जाएगी।
एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद गुफ्तगू भी आगे बढ़ेगी और फिर हम आपके सवालात भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी 9/11 के हवाले से और जनरल मुशर्रफ के फैसले पे। शामी साहब, अगर जनरल मुशर्रफ की जगह कोई और होता तो फिर क्या होता? क्या यही फैसला होता? फैसला तो शायद को मुख्तलिफ करना बहुत मुश्किल होता। अच्छा। लेकिन उसमें ब्रेक्स लग सकती थी बहुत, उसको महदूद किया जा सकता था ताउन को। अच्छा। क्योंकि देखिए, अगर डिसीजन मेकिंग जो है ना, आपके पार्लियामेंट के पास है, आपके अदारों के पास है, उनका भी तो अपना एक प्रेशर होता है ना। तो एक फर्द वाहिद के मुकाबले में या 2-4 आदमियों के मुकाबले में तो फिर मुश्किल दरपेश होती है ना। और वहाँ आप कह सकते हैं कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो ये इस तरह एक्ट कर रही है या रिएक्ट कर रही है, तो उस आपसे मुतालबात भी उस तरह नहीं होते और तवक्कुआत भी उस तरह बांधी नहीं जाती। अच्छा। ये जो हमारी एडिटर्स की मीटिंग थी, इसमें मजीद नदामी साहब ने भी कहा ये कि आप बिल्कुल तालिबान का साथ ना छोड़ें। अच्छा। तो परवेज मुशर्रफ ने कहा कि अगर मेरी जगह आप होते तो क्या करते? उन्होंने कहा मैं तो आपकी जगह होता ही ना। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं अपना GHQ में बैठा काम कर रहा होता, ना कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता, ना यहाँ इस मंतब पे बैठा होता। तो आपका तो काम ही नहीं था, यहाँ आ गए जो। तो देखिए, ये काम जो है, ये जो हमारे फौजी अफसर जो थे, मुशर्रफ साहब भी और दूसरे, घबरा गए कोई इंडिया आ जाएगा। खबरें आप देखें उस जमाने का, इसराइल जो है इंडिया के साथ मिलकर अटैक कर देगा, हमारे असासे खत्म हो जाएंगे, हमारा एटम बम उठा के ले जाएंगे, हमें इंडिया हमारी वायलेशन करेगा स्पेस की। तो ये जो इनके तवाहमात थे, उसमें आके फिर ये बिछते चले गए अमेरिका के आगे। अच्छा। और अगर ये तालिबान जो थे, किसी अगर बैनुल अक़वामी फोरम में, जैसे स्विट्जरलैंड है मसलन जी, वो कहते वहां ट्रिब्यूनल बनाइए, वहां उसामा बिन लादेन को हम दे देंगे। अगर ऐसा होता तो आप उस प्रेशर को रोक सकते थे। बहरहाल अमेरिका तो ये समझ रहा था कि बस गए और सब मामला ठीक हुआ। जब ये जो जलालुद्दीन हक्कानी है, ये एहसानुल हक, इनको बना दिया गया ISI का चीफ, जनरल एहसानुल हक। ये महमूद समझे जाते थे बड़े तालिबान के हामी। तो मुशर्रफ साहब ने पहले तो इनको हटाया ना इनके मनसब से, और जो इन्होंने तो बड़ी कोशिश की थी और बड़ी जिद्दोजहद से इनको मुशर्रफ को बरसर इख्तिदार लाए थे। उनके कलीबी हल्के के आदमी थे, और वो जनाब फिर इनको भी पहले प्रेशर की नजर हो गए। पहले प्रेशर की नजर हो गए। तो जनरल एहसान ने जलालुद्दीन हक्कानी को बुलाया, वो इस्लामाबाद आए और इनसे खुफिया मुलाकात की और उनको कहा कि भाई ये आप क्या सूरत जायजा क्या। उन्होंने कहा बात ये है, ये अमेरिका उस वक्त फंसेगा जब ये जमीन पे आएगा, और ये फौजें जब आएंगी और पहाड़ों में मुकाबला करना पड़ेगा। अभी तो फजाई बमबारी जो मर्जी करता रहे। और वही हुआ। अब जो CIA के लोग थे जहाँ मैसी अमेरिकन, उनको पता चला कि जलालुद्दीन हक्कानी से मुलाकात हुई है, वो बड़े मुस्तरब हुए। CIA के यहाँ जो हेड थे वो पहुंचे भागे भागे जनरल एहसानुल हक के पास कि जनाब ये आपका सुना है मौलवी जलालुद्दीन हक्कानी इधर। उनका हाँ ठीक है, वही है, मेरी मुलाकात भी हुई है। तो उनको आपने हमें बताया कोई नहीं। उनका कोई काबिल जिक्र बात ही नहीं थी, वो कुछ माना ही नहीं, तो हम क्या बताते आपको। तो फिर तो अमेरिका एक ISI के और CIA के दरमियान ताउन भी जारी रहा, एक कशमकश भी रही, क्योंकि ISI जो है वो अमेरिका की ख्वाहिशात जो थी वो पूरा नहीं कर सकती थी। एक रेजिस्टेंस भी थी और दूसरी तरफ से भी इतना दबाव था। तो ये एक बड़े फिर गुजरी। अब आप देख लीजिए, इतना अरसा गुजरने का पाकिस्तान जो है उसने CIA के लोगों को, हमारी ISI, ये तो रिकॉर्ड पर है उनकी असेसमेंट ISI, उन्होंने कहा था कि आप ये जो अफगानिस्तान में आप फंस जाएंगे और तालिबान जो है उनको निकालना मुमकिन नहीं होगा। जनरल महमूद ने ये अल्फाज कहे थे अमेरिका में। अच्छा। कि जो मुस्तकबिल है ना अफगानिस्तान का, वो तालिबान से वाबस्ता है। बिल्कुल। तो आज आप देखिए सूरत हाल कितना आगे बढ़ी है, लेकिन वही सुई पे फटी हुई है। तो जो उसामा बिन लादेन की मौत है, क्या उसने अभी एंड नहीं किया इस पूरी गेम को? नहीं, अभी तो देखिए, अब तो हालात बहुत बदल गए। अब फौजें यहाँ आ गई हैं और
अब वापसी का सफर हो रहा है, यहाँ जो अगला यानी कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर खड़ा करना है उस पर अभी इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। तालिबान भी अब देखिए बहुत कुछ पानी बह चुका है, बिल्कुल उनको भी कुछ गौर करना पड़ेगा असर नौ। और कुछ जो करज़ई साहब की हुकूमत है, खुद पाकिस्तान की हुकूमत है, कोशिश करनी चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि किसी तरीके से मामला आगे चले। सवालात की तरफ ले लें, अगरचे आज थोड़ा सा वक्त कम है। हाँ जी, सवाल है शामी साहब, ये कई लोगों ने ईमेल के जरिए पूछा है जी, एहसाम हक साहब हैं और इन्होंने फेसबुक पे भी गालिबन यही हैं और कई और लोगों ने भी सवाल किया है, वो ये है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर जो मैच दिखाने का सिलसिला है क्या वो बंद कर दिया गया? 2 सीरीज जो आ रही है ना आगे जी, इनके जो हकूक हैं उनकी, ये हकूक इनके लिए बिड्स होती हैं जी बिल्कुल। तो पीटीवी भी, उसका भी स्पोर्ट्स चैनल है, वो भी शरीक होता है बिड्स में और फिर उसमें बहुत पीटीवी की जो मईशत है उसको बड़ा सहारा मिलता है। हाँ। बड़े पैसे कमाता है वो, इससे अरबों रुपए का मामला होता है, करोड़ों अरबों का। अब पीटीवी जो है उसके लोग तो पहुंचे जनाब, उन्होंने बिडिंग के पेपर्स भी लिए, अच्छा, अफसर भी पहुंचे, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने अपने कागजात सबमिट नहीं किए और ये हकूक मिल गए। एक तो एक यानी गैर मुल्की चैनल है जी, और एक पाकिस्तानी चैनल है निजी, लेकिन इसमें तो बहुत सारी साजिशी थ्योरियां भी गर्दिश निजी कर चैनल जो है उसको मिल गए। अब ये कहा जा रहा है कि इस पर तहकीकात होनी चाहिए। सेनेट कमेटी जो है इंफॉर्मेशन की, उसने इसका नोटिस ले लिया है और लोग तो ये भी तवक्को कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को इसको मोटर लेना चाहिए, क्योंकि इससे पीटीवी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका और एक निजी टीवी को इसका फायदा पहुंचा दिया गया। तो ये क्या डील हुई है और क्या मामला हुआ है, क्या किसने किसको कैसे फायदा पहुंचाया है, ये सारे सवालात जो है लोगों में जेर बहस है। तो मैंने परवेज रशीद साहब से पूछा ये क्या हुआ। उन्होंने कहा देखिए हमारे पास तो पीटीवी के पास तो पैसे नहीं थे। मैंने कहा पीटीवी तो जनाब हमारे वो बिजली के बिलों में से पैसे वसूल कर रहा है, उसके बाद पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा, मैंने कहा 500 अरब रुपए आप आईपीपीस को एक ही हल्ले में दे सकते हैं, बिल्कुल, और 1 अरब 2 अरब रुपया पीटीवी को नहीं दे सकते, और जो रिकवरेबल है, ठीक है ना, जो रिकवरेबल है, बिल्कुल। तो मैंने कहा ये किस किस्म की मैनेजमेंट है। तो फिर आप लोगों ने जिम्मेदारी क्यों संभाली है पीटीवी की? बिल्कुल, पीटीवी को फिर आजाद कर दे, उसको भी प्राइवेटाइज कर दे। भाई आप पीआईए को करना चाह रहे हैं, आप स्टील मिल को करना चाह रहे हैं, आप रेलवे को कुछ करना चाह रहे हैं, तो पीटीवी भी कर दें। कोई पीटीवी जो है, जब 3-4 लाशें हमारे घर में और रखी हुई हैं, अब एक पीआईए की है, एक स्टील मिल की है, एक रेलवे की है, एक पीटीवी की भी डाल दीजिए वहां। तो ये मुर्दा जो बनाने की कोशिश है, पीटीवी का जो जज्बे खाकी जो है, तो अब इसका क्या? अब उसके बाद उनका कोई जवाब नहीं था इनके पास। नहीं, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं समझते। मैंने कहा मैं तो कि भाई आप अगर इन चीजों को समझने वाले लोग हुकूमत में मौजूद नहीं है, आला मनसबों पर बैठे हुए, और पीटीवी के जो एमडी हैं वो एक इंजीनियर हैं, हाँ बिल्कुल। अच्छा अब भाई आपको पता होना चाहिए कि आपका नफा क्या है और नुकसान क्या है। हाँ, ठीक तो बात इस है। पे आप, ये तो एक कौमी नुकसान हुआ है। अब कौमी नुकसान जो है उसका खमियाजा तो कौम भी भुगतेगी, क्योंकि और पैसे लग जाएंगे उसके अंदर, बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। तो अब लोग तो ये कह रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस साहब एक जरा नजर इधर भी डाल दीजिए। अगर चीफ जस्टिस नहीं भी डालते तो फिर कमेटियां तो मौजूद है। हाँ, वो सेनेट की कमेटी, कमेटी भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं ये बिडिंग कैंसिल होनी चाहिए, दोबारा मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब चैनल्स को मौका मिले ताकि भाई जो अगर पैसे कुछ ज्यादा किसी को बन सकते हैं, पीटीवी को मिल सकता है, किसी को दूसरे को मिल सकता, वो फिर ले। तुम्हारा बड़ी एक पेचीदा सूरत हाल पैदा हुई है जिसकी कोई तोजी तलाश नहीं कर पाया मैं। शाम साहब अभी बहुत से सवालात बाकी हैं, लेकिन वक्त, वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। अच्छा, तो लिहाजा जी खत्म। तो वक्त जो है हमारे आज के प्रोग्राम का खत्म हो गया। निकल गया हाथ से। जी वक्त निकला नहीं, खत्म हो गया। तो कल हम इस वक्त को दोबारा पकड़ने की कोशिश करेंगे और आपके सवालात भी शामिल करेंगे। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।